नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और तीन खबरों में सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से जुड़ी है, जहां चाकू से हमला किया गया। लीलावती अस्पताल में भर्ती है, चाकू के 6 जख्म है, तो घर में बिना परमिशन परिंदा भी नहीं आ सकता। फिर कैसे आखिरकार हमलावर घुस गया? नौकरानी सिक्योरिटी पर भी शक बना है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर असमंजस की स्थितियां हैं। अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां शराब घोटाला केस, कवासी लखमा पर शिकंजा और 7 दिन तक ईडी के रिमांड पर कवासी लखमा रहेंगे। बेचैनी में पहली रात उनकी गुजरी है। रात में ईडी अधिकारियों ने भोजन के लिए पूछा। कांग्रेस ने हालांकि कहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। विरोध में आज सुकमा बंद कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भूपेश बघेल पर आदिवासियों को अपराध का मोहरा बनाने का आरोप लगाया। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत पहली खबर की, यानी कि सैफ नहीं सेफ। जिस तरह से बात की जाए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, बुधवार रात करीब 2 बजे का वक्त था। अचानक उनके घर में चोर ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में सैफ अली खान को चाकू से 6 बार ताबड़तोड़ वार किए गए। एक चाकू का हिस्सा उनकी रीढ़ की हड्डी में घुस गया। सैफ को तुरंत ही लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सर्जरी करीब 2.5 घंटे तक हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सैफ के घर में घुसकर उनकी हाउस हेल्प के साथ बहस शुरू की। सैफ ने बीच बचाव किया तो हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान सैफ को गले, हाथ, पीठ और छाती पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं सैफ के घर का एक वीडियो देख के सामने आया है, जिसमें ये देखा गया कि करीना कपूर खान बहुत ही हैरान परेशान सी नजर आई, इधर उधर भटकते हुए किसी से बात करती हैं। 2 मार्च 2023 को शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी आपको याद होगा 2 युवक दीवार फांद कर तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद भी हमलावर सैफ के घर कैसे घुसे? क्या घर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? उन्हें उसने रोका नहीं? कहां सुरक्षा में चूक हुई है? लगातार ये लापरवाही किस तरह से हुई है, फिलहाल तो जांच का विषय है। लेकिन बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जिस तरह से अटैक हुआ, एक अज्ञात शख्स ने अभिनेता के मुंबई स्थित घर में घुसकर रात करीब 2 बजे का वक्त था, धारदार हथियार से हमला किया गया। आनन फानन में तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। करीना कपूर ने भी ये कहा है कि परेशानी तो है ही, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अपने फैंस से उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई अटकलें ना लगाएं, जांच जारी है। तो गुस्से में एक शख्स जिसने सैफ अली खान पर अटैक कर दिया, दोनों के बीच हाथापाई हुई है। इस दौरान उसने सैफ पर धारदार हथियार से हमलावर किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने भी कहा कि रात 3 बजे के आसपास अचानक जानकारी उन्हें मिली कि एक्टर सैफ अली खान पर हमला हो गया है। वो अस्पताल में है, उनका इलाज वहां चल रहा है। अभी उनसे बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल तो ये जांच का विषय है। इस हमले में एक महिला स्टाफ जो उनकी थी वो भी घायल है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो एक्टर सैफ अली खान के जो घाव हैं वो गर्दन पर हैं, रीढ़ की हड्डी के पास है। रीढ़ के पास वाला जख्म थोड़ा गहरा है। सैफ के घर की नौकरानी भी इसमें घायल हुई है। हालांकि जो स्टाफ है उसको मामूली चोट आई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजा मुराद जी आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से सैफ अली खान पर रात 2 बजे अचानक एक शख्स घुसता है, हमला होता है, और हालांकि पुलिस तो ये कह रही है कि जांच का विषय है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? ये एक बहुत ही हौलनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण। और हैरत इस बात की है कि हर बिल्डिंग की जो है वो 3 लेयर होती है। कोई भी अनजान आदमी जब किसी बिल्डिंग में प्रवेश करता है तो उसे रजिस्टर पर साइन करना होता है। जिस फ्लैट में वो जाना चाहता है उसका नंबर लिखना होता है, फ्लैट वाले का नाम लिखना होता है, अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है और हस्ताक्षर करने होते हैं। और हर जगह सीसीटीवी लगे रहते हैं, वो कॉरिडोर हो, वो लिफ्ट हो, वो हिस्सा हो। तो
तमाम सिक्योरिटीज के बावजूद वो बंदा घर के अंदर कैसे पहुंचा और किस इरादे से आया था। चोर जो है दबे पांवों से आता है, चोरी करके भाग जाता है, उसकी नीयत कभी मुकाबला करने की नहीं होती, उसका दिल तो खुद चूहे की तरह छोटा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो आया, उसने नौकरानी से बहस की, बहस सुनकर सैफ अली बाहर आए और सैफ अली पर 6 बार उसने चाकू से हमला किया। इस हमले को जानलेवा हमला कहा जा सकता है। वो तो तकदीर अच्छी थी सैफ की कि वो अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये जो है ये दिल दहलाने वाला वाकया है और बहुत गंभीर बात है ये। तो सरकार को भी चाहिए कि इसे पूरी गंभीरता से ले और मुझे पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस पे। मुंबई पुलिस सक्षम है और वो आज इसे ढूंढ निकालेगी कहीं ना कहीं से। और लेकिन सवाल ये है कि वो किस तरीके से, किस द्वार से वो घर में दाखिल हुआ, क्या किसी की मदद से वो अंदर आया या वो चोरी छुपे खिड़की से उसने घर में प्रवेश किया। अब ये बात जो है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल रजा मुराद जी, आपने सही कहा, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटती दुर्घटना घटित हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन अभी हम देखें लगातार बॉलीवुड के कई ऐसे कलाकार हैं जिनको धमकियां भी मिल रही। इसके पहले शाहरुख खान के घर पर भी एक शख्स इस तरह से घुस गया था। तो लगता है कि लगातार ये जो टारगेट है वो बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों को ही किया जा रहा है। देखिए, इसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये है कि जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं बहुत लोकप्रिय हैं, कुछ हमलावर या जो घर में घुसपैठिए होते हैं वो सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन दर्शन करने वाला कभी चाकू से हमला नहीं करता। वो अलग अलग नियत से आते हैं। तो किसी का इरादा आपको डराने का होता है, किसी का इरादा आपको करीब से देखने का होता है। ये कुछ इसमें सरफिरे लोग भी होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं। लेकिन ये बात जो है ये बहुत ही गलत बात है, चौंका देने वाली बात है। मैं सन 1980 का आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हेमा मालिनी जी के घर में एक इसी तरीके से बंदा घुसा था और उनके पिताजी सो रहे थे और सोते में से उन्होंने उनके पिताजी को उठाया और हेमा जी के बारे में पूछा और वो दिल के मरीज थे। वो शॉप में उनका देहांत हो गया वो, और फिर वो गिरफ्तार हो गया, फिर उससे सजा हुई। इस तरीके से भी होता है कि कुछ जो आपके बहुत चाहने वाले होते हैं वो इस तरीके से आपके घर में घुसते हैं जब उन्हें आप से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो आने वालों की अलग अलग नियतें होती हैं। कोई जो है बतौर फैन आता है, कोई बतौर चोर आता है, कोई बतौर फिरौती के आता है और कोई बतौर कत्ल करने के इरादे से आता है। तो अलग अलग उनके इरादे होते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग इरादे थे और इसका इरादा क्या था या किस नियत से आया था, फिलहाल तो जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी बातचीत करने के लिए। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है कि ये कोई सरफरा था, कोई फैन था या कोई चोर था या फिर क्या था ये शख्स और क्यों आया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी कि अध्यक्ष का पेच लगातार फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है। तो वहीं दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई संगठनात्मक बैठकें अब तक हो चुकी हैं जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी की गई है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थितियां नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का भोपाल पहुंचने का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। ऐसे में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। बता दें कि बीजेपी राजनीतिक अपने सरप्राइज के लिए भी जानी जाती है और बीजेपी ने अब तक कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले किए हैं और ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि निर्णय क्या
चौंकाने वाला तो इस बार नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर लगातार असमंजस में बनी हुई है। अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ और इस वजह से कई तरह के कयास लग रहे हैं। कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, उससे लेकर क्या कुछ होता है फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन पूरे देश में अगर हम बात करें तो भाजपा के संगठन पर्व का एक तरह से दौर चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान एक तरफ हो रहा है, वहीं ये कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के लिए 60 संगठनात्मक जिलों में से 46 में अध्यक्षों का निर्वाचन हो चुका है और जिलों के भाजपा अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं कि घोषित हो चुके हैं। 4 महिलाएं हैं, लेकिन कयास ये है कि आखिरकार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर इस तरह की स्थितियां क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह कौन लेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष देखिए वीडी शर्मा ही है और ऐसे में लंबे समय से लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म रहा है। जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा एक तरफ हो रही है और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अब देखिए रेस में कौन कौन है प्रदेश अध्यक्ष की, वो भी आपको बताते हैं। पूर्व मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया हैं, बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का भी नाम है, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और राज्य सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी के नाम की भी चर्चा है। यानी प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा अगर हम देखें तो वीडी शर्मा, इनके कार्यकाल को तो 5 साल हो रहे हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की वो भी आपको याद ही है। लोकसभा चुनाव में देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि 29 सीटें पूरी तरह से बीजेपी के खाते में चली गई। अब भाजपा में रायशुमारी तो चल ही रही है, जिला अध्यक्षों की घोषणा भी एक तरह से हो रही है और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है। तो वीडी शर्मा को संगठन केंद्र में बड़ी क्या भूमिका दे सकता है, इस पर लगातार रार छिड़ी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में तो कई नाम है, लेकिन आखिरकार क्यों पेच फंसा हुआ है, कार्यक्रम क्यों नहीं तय किए जा रहे हैं, कोई शेड्यूल नहीं जारी, कोई हलचल, कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यही बड़ी बात है और उसका बड़ा कारण यही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक असमंजस की स्थिति है मध्य प्रदेश में। वो मुश्किल जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो पाई है, सभी 40 जिलों की लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, खासतौर पर मनाना पड़ रहा है। बड़े नेताओं के दबाव में इस बार दिल्ली भी दिख रही है और वीडी शर्मा, उनके तकरीबन 30 करीबियों को जो है जगह दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों के रूप में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या वीडी शर्मा को ही लगातार कंटिन्यू करने की कवायद है या फिर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दबाव अलग अलग सिरे से है। इससे कहा वीडी शर्मा मजबूरी हो गए, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसमें दिल्ली भी बेहतर निर्णय नहीं लेने की स्थिति में ये पहली बार हो रहा है। पहले ये कहा जाता था कि दिल्ली से जो निर्देश भाजपा में आ गए वो अंतिम हो गए, लेकिन अभी तो स्थिति है कि धर्मेंद्र प्रधान ही भोपाल नहीं आ पा रहा है, न कोई शेड्यूल है और न ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई प्रक्रिया है। फिलहाल जिला अध्यक्षों की ही जो है पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। अभी भी 12 जिलों के अध्यक्ष जो है 22 जिलों के अध्यक्ष जो है 22 जिला अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण मिला के अभी नियुक्ति होना बाकी है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही बड़ी असमंजस की स्थिति में, अजीबोगरीब स्थिति भारतीय जनता पार्टी संगठन की मध्य प्रदेश में चल रही है। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रभारी हैं और जल्द जब वो आएंगे तभी हो सकता है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है या फिर रणनीति हो, कार्यक्रम हो, वो तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कौन बनेगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? फिलहाल रेस में कई दिग्गज है, हालांकि संगठन आदिवासी चेहरे को भी मौका दे सकता है, क्योंकि लंबे समय से आदिवासी नेता को प्रदेश की कमान सौंपी नहीं गई है। तो एससी वर्ग से भी कई नाम सामने हैं। और चलिए अब बात करेंगे अध्यक्ष का पेच और तीसरी खबर, यानी कि छत्तीसगढ़ और कवासी, कसरडी, कोहराम। कल आपको याद होगा कि दिन भर क्या कुछ हुआ। छत्तीसगढ़ में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को करीब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कवासी लखमा को कोर्ट ने 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा और इस पूरे मामले में किसी नेता की यह पहली गिरफ्तारी है। कवासी लखमा ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक करार दिया है। लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने सुकमा बंद बुलाया और इसका सुकमा जिला मुख्यालय में असर भी देखने को मिल रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि ईडी ने
कवासी लखमा को सीसीटीवी की निगरानी में रखा है। लखमा ने पहली रात बेचैनियों में गुजारी है। जाहिर तौर पर अगर देखें तो यही होता है किसी नेता का, जब इस तरह से पूछताछ में उन्हें रखा गया है। वो रात भर सो नहीं पाए। हालांकि लखमा के अधिवक्ता रिमांड अवधि में रोजाना कर उनकी आधा घंटे मुलाकात कर पाएंगे। इधर कोर्ट ने कवासी लखमा को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सभी दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि कवासी को ईडी द्वारा दिया गया भोजन ही लेना होगा। और इस बीच ईडी के वकील ने यह दावा कर दिया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। ठीक सुना आपने, ये दावा है कि हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। ईडी के वकील के मुताबिक पूर्व मंत्री के पास हर महीने कमीशन पहुंचता था। ये बताया जा रहा है कि विधायक कॉलोनी में कवासी लखमा का नया बंगला तैयार हुआ था और नए बंगले में जल्द ही शुभारंभ की तैयारी थी, लेकिन ईडी के रिमांड पर लेने की वजह से बंगले के शुभारंभ पर ग्रहण लग चुका है। ईडी ने घोटाले के पैसे से बंगला बनाने का दावा किया और इस कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजियां भी पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई हैं कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि इन दो लोगों की गवाही से हुई। सेकेंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूंगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहां तक भी पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से देखें लगातार ईडी के जो वकील है वो कहते हुए नजर आए हैं कि 2 करोड़ रुपए हर महीने उन्हें मिल रहे थे। कई डिजिटल साक्ष्य जो इसके पहले ईडी दावा करती रही है वो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। वहीं ये भी कह रहे हैं कि 2 लोगों ने गवाही भी दी है। जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कवासी लखमा की मुसीबतें बढ़ चुकी है, क्योंकि अब वे जो है गिरफ्तार भी हो चुके हैं और ईडी की रिमांड पर हैं। 7 दिन की रिमांड पर ईडी ने दिया हुआ है और उन्हें अभी ईडी अपनी कस्टडी में रखी हुई है। इससे पहले जब ईडी ने
पिछले महीने उनके निवास और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और इसके बाद जो है ईडी ने एक प्रेस नोट जारी कर यह बताया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम, जो कि कैश का जो लेन था, कैश का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, उसमें जो है कवासी लखमा की भी भूमिका रही है। और कवासी लखमा को 2 करोड़ रुपए प्रति माह की दर पर पूरे 3 साल तक के मिले। 3 साल तक के जो है आबकारी घोटाले को अंजाम दिया गया। इस प्रकार से जो है उन्हें 72 करोड़ रुपए मिले। इसकी पुष्टि जो है ईडी ने अपने प्रेस नोट में की थी और इसके बाद कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि कवासी लखमा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि 2 दौर में उन्हें बुलाया गया रेड के बाद और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे तो ईडी के अधिकारियों ने कवासी लखमा से कहा था कि वे अपने अकाउंटेंट और सीए को लेकर साथ में आए ताकि पूरी जो है जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन जब कल कवासी लखमा एक बार ईडी दफ्तर पहुंचे तो वे अकेले गए थे और इसके बाद जब ईडी के अधिकारी ने उनसे तलब किया कि क्यों वे अपने अकाउंटेंट और सीए को लेकर नहीं आए तो उन्होंने बताया कि बाहर गए हुए हैं। इसके बाद जो ईडी ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया और तत्काल जो है उनका मेडिकल करवाने के बाद बिल्कुल ये तो सब बयान आ ही चुके, लेकिन मनोज ये जरूर बताइए, क्योंकि ये कह रहे हैं, नितिन नवीन भी ये कह रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो इसके पीछे है और कवासी लखमा खुद ये कहते रहे कि मैं आदिवासी नेता हूं, मैं बहुत इनोसेंट हूं। और नितिन नवीन ये भी कह रहे हैं कि जो इसके पीछे है, जो जनक है उसका, उसको लागे लाए, यानी कहीं ना कहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने। जी, निश्चित रूप से इस पर जो राजनीतिक पारा है वह अब चढ़ चुका है, क्योंकि कवासी लखमा एक अनपढ़ और अज्ञानता है, उन्हें साक्षर ज्ञान नहीं था। इसके बावजूद उन्हें जो है कांग्रेस की सरकार में आबकारी जैसा जो महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था, तो इसे लेकर जो है तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कवासी लखमा के पास सिर्फ आबकारी विभाग नहीं, वाणिज्य और उद्योग विभाग की भी जिम्मेदारी थी। और जबकि वे खुद कह रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जब अधिकारी आते थे वे साइन करवा कर ले जाते थे हर दस्तावेज पर। जैसे ही ईडी की रेड पड़ी इसके बाद कवासी लखमा का यह बयान आया था। इसके तुरंत बाद भाजपा ने भी पलटवार किया था कि उस समय कवासी लखमा क्यों इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार यह भी कह रही है कि इस पूरे कांड के पीछे, आबकारी घोटाले कांड के पीछे कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है, बिल्कुल मास्टरमाइंड कौन है फिलहाल तो पूरी जांच चल ही रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 6000 उद्यमियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बता दें कवासी कस्टडी और कोहराम लगातार मचा हुआ है। अब देखना होगा 7 दिन की रिमांड के बाद क्या कुछ होता है और ईडी क्या कुछ और सबूत जो है वो साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।